हम मैकेनिक्स का छठा लेक्चर लेके आए हैं और इससे पहले हमने 5 लेक्चर मैकेनिक्स का ले चुके। पांचों लेक्चर में हमने मोमेंट तक पहुंचे थे। पहले लेक्चर में हमने मैकेनिक्स के बारे में बताया था, मैकेनिक्स होती क्या है। फिर सेकेंड लेक्चर में पहले चैप्टर हमने क्लोज किया, उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हमने फोर्स एनालिसिस किया था, यानी बलों के बारे में अध्ययन किया। बल कितने प्रकार के, कैसे कैसे लगते हैं, किन किन कंडीशन में होता है। उसके बाद वाले लेक्चर में हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला था, बलों का परिणामी मान निकाला था। रिजल्टेंट फोर्स निकाला था यानी बलों का हम परिणामी मान निकाले थे। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी अगर हम किसी पिंड पे हम फोर्स लगाते हैं, अगर चारों तरफ से हम फोर्स लगाते हैं और बराबर का फोर्स लगाएं तो वो पिंड क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी स्थिर साम्यावस्था। इसी तरह हमने हर एक टॉपिक को टेस्ट किया था। फिर उसके बाद हमने कल के लेक्चर में हमने इससे पहले लिया था मोमेंट के बारे में। मोमेंट होता क्या है, मोमेंट का यूज कहाँ होता है, आज हम देखेंगे। मोमेंट होता क्या है, किसी बॉडी को घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, किसी बॉडी के घुमाने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं। यानी वो रोटेट करे या उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हो, वो क्या कहलाता है, मोमेंट कहलाता है। फिर आज की टॉपिक है हमारी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा डिफिनेशन होती है और बहुत सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट हो गए परिणामी आघूर्ण यानी रिजल्टेंट मोमेंट होते क्या है, कैसे क्या होते हैं, इनका कैसे हम यूज करेंगे, हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए एक बार देख लीजिए, रिजल्टेंट मोमेंट होता क्या है। यदि किसी बिंदु सपोज कर लो हमने कोई बिंदु ले लिया, वो बिंदु को हमने क्या मान लिया, ओ बिंदु मान लिया। ठीक, हमने उसे बिंदु को ओ बिंदु मान लिया। ठीक, ओ बिंदु मान लिया। अब यदि किसी बिंदु ओ से बलों F1, F2, F3, F4 डॉट Fn तक, यानी इस बिंदु से जो फोर्स लग रहे हैं, यानी F1, F2, F3, F4 डॉट F, यानी इस बिंदु से जो फोर्स लग रहे हैं कहाँ तक लग रहे हैं, Fn तक लग रहे हैं। उस कंडीशन में यानी Fn तक फोर्स लग रहे हैं, आ की क्रिया रेखा यानी Fn तक हो गए, यानी जो बिंदु हमारी क्या थी, वो बिंदु थी। यहाँ से फोर्स F1, F2, F3, F4 आदि की क्रिया रेखाओं पर डाले गए लंब की लंबाई, अगर इन पे हम लंब डालते हैं, इनकी क्रिया रेखा पे हम क्या करें, लंब डालते हैं। ठीक, यानी इन पे हम अगर लंब डालते हैं, वो क्या है, क्रम से d1, यानी जो बिंदु F पे फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस लंबवत दूरी कितनी है, d1 है। और उसके बाद जो F2 पे फोर्स लग रहा है, उसकी लंबवत दूरी कितनी है, d2 है। और उसी तरह हम देखेंगे अगली पॉइंट, यानी F3 पे जो फोर्स उस पॉइंट पे F3 फोर्स जो लग रहा है, वहां से लंबवत दूरी कितनी है, d3 है। F2 पे d2 है
और F1 पे D1 है। इसी तरह फिर F4 पे कितना लगेगा, D4 लगेगा। इसी तरह अगर D5 का D6, F5 है, F6 है, F4 है, यानी F7 है, F8 है, इसी तरह क्या हो जाएगी, उसकी दूरी भी बढ़ती रहेगी, उसकी लंबवत दूरी भी कुछ ना कुछ होगी। जैसे अगर F5 हो गया तो उसकी लंबवत दूरी क्या होगी, उसकी लंबवत दूरी D1 हो जाएगी, D5 हो जाएगी। फिर F6 है, उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, D6 हो जाएगी। तो इनका यानी F n तक जाएगा, यानी वो लास्ट में क्या हो जाएगा, D, यानी इसकी लंबवत दूरी भी कितनी हो जाएगी, Dn हो जाएगी। आज से तो बिंदु O पर, उसके बाद बिंदु O पर बलों का परिणामी आघूर्ण क्या होगा, यानी अगर फोर्स भी इनफाइनाइट बिंदु तक लगता है, यानी जो फोर्स Fn तक लगता है, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस है, जो दूरी है उसके लंबवत, वो भी कितनी है, Dn तक है। उस कंडीशन में बिंदु O पे क्या परिणामी निकल के आएगी, हमें यही निकालना है। यानी सिग्मा m बराबर क्या होगा, इसी को हमें निकालना है, सिग्मा m। तो क्या हो जाएगा, जो पहले बिंदु की दूरी फोर्स लग रहा है, यानी मोमेंट की परिभाषा क्या कहती है, हम पहले इस पे गौर करेंगे। यदि किसी बिंदु पर लगने वाले फोर्स तथा उस बिंदु से लंबवत दूरी, उस बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, यानी मोमेंट बल आघूर्ण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले कंडीशन F1 into D1, F1 into D1। चलिए हम देखते हैं, मार्कर खत्म हो गया था, देखिए क्या हो, मोमेंट की परिभाषा हमने क्या बताई, यदि किसी बिंदु पर लगने वाले फोर्स तथा उस बिंदु से लंबवत दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, मोमेंट कहते हैं, यानी बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब क्या है, बिंदु O से F1, यानी फोर्स कितना लग रहा है, F1 लग रहा है, और उसकी लंबवत दूरी कितनी बन रही है, लंबवत दूरी कितनी बन रही है, F1 into D1 हो गया। यानी पहले बिंदु पे मोमेंट निकल के कितना आया, F1 into D1। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे अगले बिंदु, यानी F2 पे क्या मोमेंट आएगा, तो हम निकालेंगे F2 into D2, यानी F2 into D2 योग होगा, यानी पहले बिंदु पे हमने निकाल लिया, फिर दूसरे बिंदु पे निकाल लिया। फिर क्या करेंगे, हम आएंगे तीसरे बिंदु पे कितना फोर्स लग रहा है, F3 लग रहा है। तीसरे बिंदु पे कितना फोर्स लग रहा है, F3। तो क्या हो जाएगा, F3 into D3। फिर इसी तरह हम देखेंगे F4 पे, यानी चौथे बिंदु पे पहली बिंदु हो गई, दूसरी बिंदु हो गई, तीसरी बिंदु हो गई और चौथी F4। इसमें कितनी है लंबवत दूरी, D4 है। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, जानना अब बल कितना लग रहा है, अनंत तक, यानी अब अंत तक लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, N इंटू लंबवत दूरी भी कितनी है, Dn तक जा रही है, तो क्या हो जाएगा, Dn। ठीक, ये तो हमारा निकल के आया मोमेंट। हम इसे एक साथ क्या लिख सकते हैं, पहले बिंदु पे, दूसरे बिंदु पे, तीसरे बिंदु पे, चौथे बिंदु पे, लास्ट बिंदु पे, यानी इनफाइनाइट पे इतना लग रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m बराबर सिग्मा F इंटू D लिख सकते हैं। यही क्या होगा, हमारा परिणामी आघूर्ण होता है, रिजल्टेंट मोमेंट होता है, क्या, सिग्मा m बराबर सिग्मा F इंटू D। ये क्या होता है, हमारा रिजल्टेंट मोमेंट निकल के आता है। अब आती है अगली टॉपिक, देखिए कुछ इसके
साथ जो हम याद रखने से आगे हमें काम देगा, हम न्यूमेरिकल हल किए, इसमें हमारा ये न्यूमेरिकल हमसे उस बिंदु से हम स्पष्ट होंगे ये न्यूमेरिकल मेरा सही है या गलत है, इससे हम स्पष्ट करेंगे। तो देखिए उसमें कुछ याद रखने वाली बिंदु जो है कौन कौन सी है। यदि किसी बिंदु के सापेक्ष, मोमेंट की परिभाषा से निकल के आई है ये पॉइंट, यदि किसी बिंदु के सापेक्ष बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। जैसे होता क्या है, पहली पॉइंट में ले लिया, यदि किसी बिंदु के सापेक्ष यदि किसी बिंदु के सापेक्ष बल का आघूर्ण क्या होगा, बल गुणे उस बिंदु से लंबवत दूरी, यानी जो इस बिंदु पे ये फोर्स लग रहा है इस बिंदु से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, मोमेंट कहलाती है, यानी बल आघूर्ण कहलाती है। ये क्या हो गया, पहली कंडीशन। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं यानी बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, किसी पॉइंट पे हम बल आघूर्ण निकाल रहे हैं तो हम क्या ध्यान देंगे, यानी बल हो गया, और वो जो बिंदु है यानी इस बिंदु बल से जहां फोर्स लग रहा है वहां से वो जो दूरी आगे दिख रही है वो लंबवत परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु होती है। ठीक, जब हम आगे असेंबली बीएमडी आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी सेकेंड ईयर के यानी थर्ड सेमेस्टर में जब हम पढ़ेंगे वहां पे असेंबली बीएमडी बनाना होता है, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे यूज होती है। फिर अगली पॉइंट क्या आती है, अगली पॉइंट आती है मतलब जो हम बल लगा रहे हैं, सपोज करिए हमने कल भी इस पॉइंट पे हमने ध्यान दिया था, तो अगर बिंदु जो है अगर फोर्स क्लॉकवाइज लगता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वो फोर्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लगता है तो वो फोर्स क्या होता है, धनात्मक होता है। इस पॉइंट को भी हमने कल स्पष्ट किया था। फिर आती है तीसरी पॉइंट, क्या आती है, बल की क्रिया रेखाओं पर किसी बिंदु से, बल की क्रिया रेखा पर किसी बिंदु पे मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। यानी अगर यहाँ पे हम F1 का फोर्स लगा रहे हैं या W1 का फोर्स लग रहा है, ठीक, W1 का भार लग रहा है और यहाँ से लंबवत दूरी कुछ नहीं है, इसी बिंदु पे लग रहा है, तो वहां पे क्या होता है, मोमेंट जीरो होता है। यानी किसी निश्चित बिंदु से उसकी लंबवत दूरी कितनी हो रही है, जीरो हो रही है, यहाँ से कोई दूरी नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, यानी W×D1 सपोज करिए फोर्स बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, यानी जो बल लग रहा है वो F या W लग रहा है और लंबवत दूरी कितनी है, जीरो है, तो क्या हो जाएगी W×0। हम किसी संख्या में यदि जीरो से गुणा करेंगे तो कितना मान निकल के आएगा, कितना मान निकल के आएगा, जीरो ही निकल के आएगा। इसीलिए कह दिया गया है किसी बिंदु पे बल की क्रिया रेखा पर स्थित किसी बिंदु पे, बल की क्रिया रेखा पे स्थित किसी बिंदु पे के सापेक्ष बल आघूर्ण क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, अगली टॉपिक आती है हमारी लीवर। लीवर होता क्या है, लीवर होता क्या, लीवर्स टॉपिक है हमारी, यानी हम लीवर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। लीवर्स होते क्या है,
लीवर्स होते क्या? हमने बहुत देखे, जनरली एग्जाम्पल पे है हमने लीवर देखा, लेकिन उसी को हम क्या कहते हैं, किसी राड या डंडे को हम क्या कह दिया है इंजीनियरिंग लैंग्वेज में हम लीवर कहते हैं। ठीक, एक बार लीवर की डिफिनेशन भी देख लीजिए। एक दृढ़ या सीधी वक्राकार छड़, एक दृढ़ या सीधी वक्राकार छड़ जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, लीवर कहलाती है। फिर से देख लीजिए, एक दृढ़ पिंड या सीधी वक्राकार राड, एक दृढ़ तथा सीधी वक्राकार राड जो एक स्थिर बिंदु पे, जो क्या है एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, लीवर कहलाती है। सपोज कर लीजिए ये डेस्टर क्या है, एक वक्राकार है, छोड़िए ये क्या है, ये एक दृढ़ पिंड है, यानी जो ये है ये बॉडी क्या है एकदम रिजिड है। अगर हम इस रिजिड बॉडी को क्या करें, यानी ये तो सीधी है, लीवर की पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो दृढ़ होनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, एक ही बिंदु पर घूम सके, यानी ये क्या है, ये राड हम क्या कर रहे हैं, एक ही बिंदु पे ऊपर नीचे कर रहे हैं, यानी जहां तक ये जाएगी यहाँ तक झुक सकती है, इससे ज्यादा ये झुक नहीं सकती है, तो क्या कहलाएगी, इसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। लीवर का जनरली उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एग्जाम्पल कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम लीवर का उपयोग हम बोझ उठाने, टेक लगाने या किसी चीज को पुश करने के लिए, यानी धक्का देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लीवर का यूज करते हैं, लीवर्स का यूज हम करते हैं। जैसे इनका व्यवहारिक उदाहरण हैंडपंप के हत्थे, हैंडपंप जो पानी देने वाला हैंडपंप होता है, क्या करते हैं, नीचे पुश करते हैं, फिर वो क्या कहलाता है, जो रॉड होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का लीवर होता है। दूसरा, ट्रेन के पटरी, रेलवे में ट्रेन के लिए लाइन बनाना, रेलवे में जो लाइन बनाई जाती है ट्रेन की पटरी के लिए, वो क्या होती है, एक प्रकार का, वो भी क्या होता है, लीवर ही होता है। या लाइन चेंजर के जो हम कहीं कहीं देखे होंगे, ऐसे रॉड के रूप में लगा होता है, हम क्या करते हैं, पुश कर देते हैं, तो क्या होती है, वो पटरी दूर चली जाती है, वो क्या होती है, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का लीवर्स होता है। और उदाहरण देखें, सभी के जनरली सभी के गांव के जो लोग हैं वो अक्सर कुदाल देखे होंगे, जो गोड़ने वगैरह के लिए काम आती है, जमीन को गोड़ने वगैरह के लिए काम आती है। तो उसमें जो कुदाल नीचे लगी होती है आयरन की, उसी ऊपर क्या होता है, एक रॉड लगी होती है, यानी डंडा जिसे कहते हैं, हत्था, तो वो क्या करती है, हम उसे पुश करते हैं, यानी उस लीवर के माध्यम से ही उसे पुश करते हैं। ये क्या होता है, लीवर होता है। लीवर कई प्रकार के होते हैं, लीवर कई दो प्रकार के होते हैं, एक सरल लीवर होता है, एक यौगिक लीवर होता है। हम सरल लीवर के बारे में, जैसे सरल लीवर और यौगिक लीवर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सरल लीवर तीन प्रकार के होते हैं, यानी सरल लीवर तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, यानी प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग होते हैं। हम देखेंगे प्रथम प्रकार का लीवर होता क्या है। जैसे इस प्रकार के लीवर आलम्ब सदैव जो होता है, जो आलम्ब होता है यानी एफ होता है, वो किसके कहाँ पे होता है, सदैव बोझ तथा प्रयास के बीच में होता है, तो वो क्या होगा, वो प्रथम वर्ग का लीवर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आता है कैंची, कैंची जो होती है वो किसमें आती है, प्रथम प्रकार के लीवर में आती है। ठीक उसी तरह क्या है, स्टील यार्ड, स्टील यार्ड जो होता है वो क्या है, प्रथम प्रकार के लीवर में आता है। फिर सेकेंड, अगला क्या है, सेकेंड यानी द्वितीय वर्ग का लीवर क्या होता है,
तृतीय वर्ग इस प्रकार के लीवर क्या होते हैं, बोझ क्या होता है, सदैव प्रयास और आलंब के बीच होता है। जो लोड होता है वो कहाँ पे होता है, प्रयास और आलंब के बीच में होता है। तब क्या होता है, वो द्वितीय वर्ग के लीवर्स में आते हैं। थर्ड क्या है, तृतीय वर्ग के लीवर क्या होते हैं, जैसे द्वितीय वर्ग के लीवर में सरौते हो गए, बोतल हो गए, आम या सब्जी की काटने का कटर हो गया, ये क्या आते हैं, द्वितीय वर्ग के लीवर में आते हैं। इसी तरह फिर तीसरा तृतीय वर्ग लीवर क्या होते हैं, इस प्रकार के लीवर प्रयास सदैव क्या होता है, बोझ और आलंब के बीच में होता है। जो प्रयास होता है वो क्या होता है, लोड और आलंब के बीच में होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, तृतीय क्लास का लीवर्स कहलाते हैं। जैसे रोटी बेलने, रोटी सेकने का चिमटा, जैसे क्या होता है, रोटी सेकने का चिमटा क्या होता है, दोनों साइड ओपन होता है, एक साइड फिक्स होता है, तो हम क्या करते हैं, उठाते हैं और पलट देते हैं। तो क्या कहलाता है, वो किस क्लास में आता है, तृतीय क्लास में वो लीवर आता है। फिर उसके बाद हम अब लीवर्स के लाभ हम आगे बताएंगे। हो सकता है अगली कक्षाओं में लेके आए लीवर्स के क्या क्या लाभ होते हैं।